हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को वन शॉट में हम इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है। ठीक है, मैंने चैप्टर के बहुत ही अच्छे से नोट्स और बहुत ही कंसाइज नोट्स में लेके आया। ठीक है, सबसे पहले हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। इंडिकेटर्स आर बेसिकली दोस्त जो बताते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या नहीं है। और एसिड नहीं है इसका मतलब वो बेस होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो तीन टाइप के इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में है। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स विच आर नेचुरल, ठीक है, उन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता। सिंथेटिक को मैनमेड, यानी ये हमें बनाना पड़ता है, ये हम खुद बना रखे हैं। और ओल फैक्ट्री यानी जो स्मेल से बताते हैं। ठीक है, तो पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की हम बात कर लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में दो इंडिकेटर्स आपको डीप में है और दो के बस सिर्फ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो लिटमस पहला है। लिटमस क्या होता है? बेसिकली एक पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है ना कि आप ड्रॉप डालोगे ना तो कुछ कलर चेंज होगा और उस कलर चेंज से हमें पता चलेगा कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, लिटमस अपने आप में पर्पल कलर में होता है। लिटमस पेपर जो होता है वो नेचुरली पर्पल कलर में होता है। बट अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उसको हम अगर उसके ऊपर एसिड का ड्रॉप डालते हैं तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम रेड कलर का लिटमस पेपर लेते हैं और अगर मैं उस पर बेस का ड्रॉप डालता हूँ तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो खुद न्यूट्रल में पर्पल कलर में होता है। ओके, गॉट इट। सो लिटमस के बारे में यहाँ पे ओवर है। सेकंड, टर्मेरिक की बात करते हैं। टर्मेरिक क्या है? टर्मेरिक जिसे हम हल्दी कहते हैं। ठीक है, हल्दी आपके घरों में होगा बेसिकली। ठीक है, और हल्दी वाला दूध हम सबने पी रखा है। ठीक है, इनफैक्ट जब हमारे घरों पे जब हमें इम्यूनिटी की बात होती है तो हल्दी का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, और हल्दी वाला दूध इज वेरी कॉमन। ठीक है, ड्यूरिंग, अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी हो या अदर स्टफ्स में भी काम आता है। ठीक है, तो अगर हल्दी वो खुद येलो कलर का होता है आप सबको मालूम है। अच्छा, हल्दी येलो कलर का होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, यानी वो अपने कलर को रिटेन रखेगा और न्यूट्रल में भी वो अपने कलर को रिटेन रखेगा जो कलर है। बट अगर हम बेस के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है हल्दी। ठीक है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर आपके कपड़े पे कभी हल्दी का दाग लग गया हो तो उसे अगर आपने कभी कपड़े धोए हो, ठीक है, लड़कों ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे, आपने कपड़े धोए होंगे। ठीक है, लड़कियां आजकल धोती नहीं वैसे। ठीक है, तो कपड़े पे अगर आपने सोप रगड़ा हो तो सोप बेसिकली क्या होता है ना, बेस होता है। ठीक है, वो बेसिक होता है सोप। तो जब अगर आपने हल्दी जहाँ पे दाग लगा हुआ है वहां पे आपने सोप रगड़ा तो बेसिकली रेड कलर हो जाएगा। ये पानी है जिसमें आप रेड कलर आपको दिखेगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वही, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हल्दी के साथ एक बेस रिएक्ट करेगा तो रेड कलर देता है। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको दो एग्जांपल्स और दे रखे हैं। रेड कैबेज लीफ, ठीक है, लाल गोभी का पत्ता। और चौथा है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जिरेनियम। ठीक है, सो इसके बारे में हमें कुछ भी डीप में दिया हुआ नहीं है आपकी बुक में। सो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है कि ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपको दो इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है, फिनोप्थिलिन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलिन जो है, ठीक है, वो कलरलेस होता है। न्यूट्रल एसिड के साथ रिएक्ट भी करता है तब भी वो कलरलेस ही होता है। पर अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो लड़कों का जो फेवरेट कलर है पिंक, उस कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे मिथाइल ऑरेंज, नाम में ही आ रहा है ऑरेंज, तो वो न्यूट्रल में ऑरेंज कलर का होता है। बट अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर में हो जाता है और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करें, ओल फैक्ट्री यानी स्मेल, इसमें स्मेल की बात हो रही होगी। ठीक है, अनियन, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, इन तीनों, ये तीनों जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बट अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई स्मेल नहीं देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। ठीक है, यहाँ पे लिटमस के बारे में एक नोट दिया हुआ है कि लिटमस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन के बारे में आपने 9th या 8th में पढ़ रखा होगा कि लाइकेन आर अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। ठीक है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मतलब है ये किंगडम, किंगडम प्लांटे में से है। ठीक है, प्लांटे में, फाइलम, किंगडम प्लांटे में, फाइलम एल्गे में से है ये। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। लाइकेन क्या होता है? एल्गे प्लस फंगाई, ये दोनों मिलके लाइकेन बनाते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सो लिटमस हमें लाइकेन से मिलता है। सो दिस वाज द नोट
आपको ये नोट करना था क्योंकि ये आपकी बुक में दिया होता है। ठीक है, अब हम चैप्टर को डीप में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड और बेस के बीच क्या डिफरेंस है। पहले हम एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो एसिड जो होता है वो अगर उसको आप चखोगे, वैसे चखना मत, ठीक है, वरना स्वर्ग से ढल जाओगे। ठीक है, तो अगर आप अपने जिंदगी से हताश निराश हो तो बिल्कुल टेस्ट कीजिए, देर इज नो रोक टोक। ठीक है, सो सार इन टेस्ट यानी ये सौर होता है, यानी खट्टा होता है टेस्ट में। ठीक है, एसिड। और वहीं पे बेस जो है वो बिटर होता है। बिटर यानी बिटर, कड़वा होता है। ठीक है, बिटर गॉड यानी करेले जैसा कड़वा होता है। ठीक है, टेस्ट में बेस। बेस को क्या आप सारे बेस को टेस्ट कर सकते हो? सो ऑब्वियसली नॉट। जैसे आप सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते हो, वैसे ही आप सारे बेस को टेस्ट नहीं कर सकते। अगेन, इफ यू वांट टू गो इन हेवन और हेल, यू मस्ट डू इट। ठीक है, तो अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, अब एसिड के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। अच्छा, अब एसिड जो है वो पानी में अगर आप डालोगे ना तो वो H प्लस आयन देगा। ठीक है, और वहीं पे बेस को जब आप पानी में डालोगे तो OH माइनस आयन देगा। ठीक है, ओके। सो ये आपको समझ में आया होगा। H प्लस ओ एच माइनस आयन, H प्लस आयन डायरेक्ट नहीं देता है, H3O प्लस के फॉर्म में देता है। मतलब अगर आपको H प्लस या H3O प्लस, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ये दोनों एक ही चीज है। तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं पे आपको H प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पे आपको H3O प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्वस सोल्यूशन की अब बात करें। एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो ये दोनों एसिड और बेस दोनों को अगर हम, मतलब दोनों का जो एक्वस सॉल्यूशन है यानी पानी वाला सॉल्यूशन है, यानी अगर मतलब एक एसिड है उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट ऑफ पानी प्रेजेंट होता है, या बेस में भी पानी थोड़ा सा रखता है। ठीक है, तो अगर हमने उसका एसिड और बेस का एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, और अगर हम दोनों में वायर डालेंगे और वो वायर के बाद उस एसिड को टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा। एसिड हो या बेस, दोनों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो उसके उनके एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट देयर कंसंट्रेटेड फॉर्म। अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं जिसमें सिर्फ एसिड है, उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और सम विल कंडक्ट और सम विल नॉट। बट अगर वो अगर एक्वस सोल्यूशन है, यानी वो पानी वाला सोल्यूशन है, तो इट विल डेफिनेटली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने इतने में समाप्त कर दिया है, आपके लिए बहुत ही छोटा बना दिया है। ये देखो, इतने में एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर है, और इतने ही चीज को आपको याद रखना है, इसमें बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर है। ठीक है, अभी इस चीज को मैंने लिख कैसे रखा है उसको अब मैं समझाऊंगा। देखो, एसिड को जब मैं मेटल के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है। ठीक है, और तो एसिड को जब मैं मेटल के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक के एक एक्टिविटी में। तो चलो हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, कहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, देखते हैं देखते हैं। ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्टिविटी नंबर 2.3 और फिगर नंबर 2.1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये Zn है, यानी मेटल है। ठीक है, मेटल को मैंने रिएक्ट करवाया एसिड से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, यहाँ पे वो एग्जांपल दिया हुआ है Zn। इसका अगर एग्जांपल देखना है तो जिंक को मैंने H2SO4 एसिड में डाला तो ZnSO4 और H2 दे देगा। अच्छा ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, ये देखो, ये स्टैंड है। ये देखो बेसिकली ये टेस्ट ट्यूब क्या है, देखो ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ये H2SO4 का सॉल्यूशन है, यानी ये एसिड है, और एसिड के अंदर हमने ये जिंक के टुकड़े डाल रखे हैं। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स है। ठीक है, एसिड H2SO4 विच इज किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है, H2SO4 में हमने जिंक के ग्रैन्यूल डाले, तो देखो हो क्या रहा है कि जिंक पहले तो उसके अंदर सॉल्ट बन जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर जाएगी। हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू यहाँ पे पास होके, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब देखो, जब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, इस हमने हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाया। सोप सॉल्यूशन के थ्रू क्यों पास करवाया, ताकि वो बबल्स में कन्वर्ट हो जाए, और वो सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो बबल्स में कन्वर्ट हो गए, यानी आपने देखा ही होगा, अरे यार सोप जो फुग्गा ऐसे मेलों में
फुलाते हैं, तो बेसिकली वो सोप सॉल्यूशन ही होता है। तो फुगवे में अब जो ये इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर गई। अब हाइड्रोजन गैस के पास अगर आप कैंडल को लेके जाओगे ना, तो बर्न विद हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस को जब भी आप कैंडल के पास लेके जाओगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगा। कैंडल जो है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल गिव्स सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है। अब हम वहीं पे बेस की बात करते हैं। तो बेस या फिर एल्कली, बेस और एल्कली दोनों एक ही वर्ड है, एक ही चीज को बता रहा है, बेस या एल्कली। ठीक है। इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो आगे मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। अभी आप बेस और एल्कली एक ही चीज को लेके चलो। तो बेस को अगर मैंने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वो भी सेम रिएक्शन करेगा। ठीक है। वो भी एक सॉल्ट दे देगा और हाइड्रोजन दे देगा। अब यहाँ का इसका एग्जांपल ये देखो, बेस और एल्कली, इसको मेटल के साथ ब्रेक करवाया, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि NaOH मैंने बेस ले लिया और जिंक ले लिया। ठीक है। सेम, तो इसने एक सॉल्ट सॉल्ट दे दिया जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस इसने भी रिलीज कर दिया। बेसिकली सारे जो एसिड और एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊं या बेस को मैं मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊं, ये दोनों में जो कॉमन चीज है वो है कि ये दोनों सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें नोट है कि दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। सारे मेटल ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे, समझे, बट सम मेटल विल गिव दिस रिएक्शन। ओके। तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ बेस प्लस मेटल के सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके। सो अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये दोनों सॉल्ट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। इसको मैं नीचे बताता हूँ, देखो, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब देखो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में डिफरेंस देखो, आप समझो यहाँ पे। देखो, दिस इज मेटल कार्बोनेट Na2CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। बेसिकली एक मेटल को हटा के एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये दोनों रिएक्शन में क्या कॉमन है कि ये दोनों एक ही जैसे रिएक्शन दे रहे हैं, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसमें भी सॉल्ट दिया, वाटर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। इसमें भी सॉल्ट दिया, वाटर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक है। सो ये रिएक्शन भी आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथे रिएक्शन की तरफ जाते हैं। तो CO2 का हम वो देखेंगे, पता कैसे चलेगा कि वो जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो हो सकती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको एक बात बताई, देखो यहाँ हाइड्रोजन के लिए मैंने बात बताई कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस, देखो ये वाला जो नोट है ना, पहले इसको आप ध्यान में रखना। देखो, हाइड्रोजन प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड विद बर्निंग कैंडल। ठीक है। हाइड्रोजन के पास अगर मैं बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा तो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। वहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा तो ब्राइट जलेगा। ठीक है। पर अगर मैं बर्निंग कैंडल को, अच्छा यहाँ पर लाइम वाटर मिल्की है, ये वाली बात मैं बाद में बताता हूँ, पर अगर मैं समझो कि बर्निंग कैंडल को एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास लेके जाता हूँ तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली उस कैंडल को बुझा देगा। ठीक है ना। पर अगर मैं मान लो कि ठीक है बुझा देता है, तो वो तो ऐसे बहुत सारे गैस है जो उसको बुझा देंगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना कि जब उसे मैं लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मिल्की अपीयरेंस देता है, वो उस लाइम वाटर को व्हाइट कलर यानी दूध जैसा बना देता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो CaCO3 ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा जिसकी वजह से वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगा, मिल्की मिल्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि व्हाइट पीपीटी यानी ये जो व्हाइट अपीयरेंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ मिक्स करवाने पे व्हाइट अपीयरेंस आ किसकी वजह से रहा है, बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आ रहा है। अब ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं और कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, हाँ, अगर मैं हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो और यानी और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ना कि वो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कंपाउंड बना, ये वाटर में सोल्यूबल है, यानी अगर मैं इस कंपाउंड को वाटर में मिक्स करूंगा तो वो घुल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। और ये मिल्कीनेस जो था, वो व्हाइट कलर का जो अपीयरेंस आया था वो खत्म हो जाएगा ये वाले कंपाउंड के फॉर्मेशन होने के साथ ही। ठीक है। यहाँ पे एक नोट है कि एग्जांपल ऑफ CaCO3 का एग्जांपल जो चैप्टर नंबर 1 में भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि पहला एग्जांपल लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी चूना, चौक और मार्बल। ठीक है। सो दिस आर एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो आई होप आपको ये वाला रिएक्शन कवर है, ये वाला रिएक्शन हो गया, ये वाला रिएक्शन भी हो गया। ठीक है। और अच्छा, अगर हम बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाता है तो बेस रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए वो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है।
अब हम एसिड को हम बेसिक ऑक्साइड या सम मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर दे देगा। ठीक है, इस रिएक्शन को पढ़ने के पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझेंगे। ये वाले रिएक्शन को, अभी इस वाले रिएक्शन को और इस वाले रिएक्शन को मैंने पेंडिंग रखा है, इसको मैं अभी आगे समझा। ठीक है, तो अभी मैं पांचवा जो रिएक्शन है उस पर हम ध्यान देंगे कि HCl या NaOH, यानी मैं पहले एसिड को, ये एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, एक बेस है। ठीक है, एसिड को अगर मैं पानी में डालता हूँ तो देखो क्या होगा, वो अपने आयंस में टूट जाएगा, वो अपने आयंस में टूट जाएगा, H प्लस या और Cl माइनस, H प्लस यानी H3O प्लस, वो मैंने बताया आपको पहले भी। और NaOH को अगर मैं पानी में डालता हूँ तो वो भी अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में वो टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो आपको पानी में डालने पे क्या हो रहा है वो मैंने बताया, और आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ ऊपर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने लिखवाया था कि अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो ये H प्लस आयन देगा और ये OH माइनस आयन देगा, जो कि आपको यहाँ होता हुआ दिख रहा है कि अगर HCl को मैंने डाला तो H प्लस और Cl माइनस दे रहा है, और वहीं पे NaOH को मैंने डाला तो OH माइनस और Na प्लस दे रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं होता क्या है। अच्छा, H3O प्लस कैसे बन रहा है वो भी देख लो। यहाँ पे H प्लस अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, H प्लस जैसे ही वो टूटेगा ना, जैसे वो पानी में आएगा तो पानी के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बना देगा। ठीक है, तो H प्लस और H3O प्लस बेसिकली एक ही चीज है और अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन। ठीक है, एसिड और बेस का रिएक्शन बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो ये रहा, ये रहा ऊपर मैंने यहाँ पे लिख रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट और वाटर। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा अच्छे से समझ रहे हैं कि एसिड और बेस जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं एसिड कौन सा लिया, HCl, यही वाला एसिड मैंने यहाँ ले लिया और ये वाला बेस मैंने यहाँ ले लिया। अब देखो हो क्या रहा है कि जब मैं एसिड और बेस जब मैंने लिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। ठीक है, अब देखो बन कैसे रहा है, जो HCl जो था ना, ये पानी में गया तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटा था ना, ये दोनों मिलके ये सॉल्ट बना दे रहे हैं, NaCl बना दे रहे हैं, और ये दोनों मिलके ये वाटर बना दे रहे हैं। समझ रहे हो, समझ आ रहा है। देखो हुआ क्या है, एसिड और बेस HCl और NaOH लिया और ये सॉल्ट और वाटर में टूट रहे हैं, और देखो HCl को और NaOH को मैंने इंडिविजुअली भी जब पानी में तोड़ा था वो H प्लस Cl माइनस दे रहे थे और OH माइनस और Na प्लस दे रहे थे, और ये दोनों ही मिलके सॉल्ट बना रहे हैं और ये दोनों मिलके ये वाटर बना रहे हैं। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता हुआ। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना रहे हैं। तो एसिड है, बेस बेस है, और सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल है। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल है, वो ना ही एसिड है ना ही बेस है। तो जब एसिड और बेस मिल रहे हैं और वो सॉल्ट बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो कि है सॉल्ट, और वो सॉल्ट के फॉर्मेशन, इन न्यूट्रल कंपाउंड के फॉर्मेशन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं। गॉट इट, समझ आ रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे आते हैं कि एसिड को अब हम बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एसिड को जब मैं बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, अच्छा बेसिक ऑक्साइड होता क्या है, बेसिक ऑक्साइड बेसिकली मेटल, मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं, और जो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं ना वो सारे एसिडिक ऑक्साइड है। याद रहेगा कि जो भी ऑक्साइड मेटल बना रहे हैं वो सारे बेसिक होते हैं, और जो भी ऑक्साइड नॉन मेटल बना रहे हैं वो एसिडिक होते हैं। और मेटल और नॉन मेटल क्या होता है वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम ही है मेटल एंड नॉन मेटल। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो भी ऑक्साइड मेटल बनाएंगे वो बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, और जो भी नॉन मेटल बनाएंगे वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो एसिड प्लस बेस, यहाँ पे बेस मिक्स हो रहा है ना, तो ये तो सेम रिएक्शन देगा ना, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो सेम रिएक्शन देगा, क्योंकि जब एसिड और बेस मिल रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर ही तो देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जब एसिड और बेस मिल रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर, बेसिकली यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एसिडिक ऑक्साइड में से एसिड और बेस, यहाँ पे भी तो वही मिल रहा है, तो सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा ना। तो आपको दिख रहा है कि ये जो तीन रिएक्शन थे, ये तीनों रिएक्शन एक ही जैसे काम कर रहे हैं। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, acidic oxide plus base gives salt and water, and basic oxide plus acid gives also salt and water only। दिख रहा है आपको ये तीनों रिएक्शन एक जैसे, ठीक है, तीनों एक ही जैसे रिएक्शन है, क्योंकि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट ही तो बना रहे हैं। गॉट इट,
दिख रहा है आपको होता हुआ रिएक्शन? ये तीनों में दिखना चाहिए रिएक्शन होता हुआ, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट, मैंने इसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करवा दी हैं, और इस केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने इतने छोटू सी चीज में, इस इतने में कवर खत्म हो चुका है। ये केमिकल प्रॉपर्टी ये मैंने शॉर्ट में और यहाँ पे मैंने ब्रीफली उसको अच्छे से लिख के समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बेसिक ऑक्साइड और सम मेटल ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड कहते हैं, ये सॉल्ट और वाटर देंगे, और ये एसिडिक ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके ये भी सॉल्ट और वाटर देंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ चीज पेंडिंग रखी थी। पहला पेंडिंग रखा था कि बेस, हाँ, पेंडिंग क्या रखा था कि बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है। तो बेस और एल्कली बेसिकली एक ही चीज है, पर जो मेन डिफरेंस क्या है ना, तो वो अब यहाँ पे पता चलेगा कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। सारे बेस जो है ना उस वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। जो बेस वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं उसी को हम एल्कली कह देते हैं, समझे। जैसे एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब जो बेस वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं, ठीक है। दे आर सोपी टू टच, जो एल्कली होते हैं वो सोपी टू टच होते हैं, यानी आपको साबुन जैसा फील देगा, यानी काफी फिसले, स्मूथ होगा। बिटर होगा यानी कड़वा होगा, ठीक, सिंपल सी बात है, बेस कड़वे ही होते हैं, ठीक है। बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर, सो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। एंड करोसिव, करोसिव होगा, ठीक है, यानी कोरोजन मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो वही यहाँ पे करोसिव की बात हो रही है, ठीक है। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, ठीक है। टेस्ट में वो बिटर होते हैं, जिस बंदे ने चेक किया था वो पता नहीं आजकल मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उसको कभी भी टेस्ट या टच करने की जरूरत मत करना, ठीक है। सो ये कंप्लीट। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अच्छा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस का जो मिलाने वाला रिएक्शन है वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। ये दिख रहा है आपको, ये जो वर्ड दिख रहा है, इस वर्ड को हल्के में मत लेना, थोड़ा सा हाईली एक्सोथर्मिक। एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। जैसे एक होता है गधा, एक होता है महागधा, दोनों में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो हाईली एक्सोथर्मिक कहने का मतलब क्या बनता है ना, कि यहाँ पे बहुत एक्सेसिव हीट निकलेगी, और इतनी ज्यादा हीट निकलेगी। सिंपल सी बात है ना, जब एसिड और बेस, दो टोटली डिफरेंट अपोजिट पोल्स जब यहाँ रिएक्ट होंगे, तो बहुत ज्यादा एनर्जी तो रिलीज होगा ना, बहुत ज्यादा हीट तो रिलीज होगी ही, सिंपल सी बात है। तो रिलीज होने के कारण, ठीक है, सो उस एनर्जी को रिलीज होने के कारण वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ हैंडल करना होता है, ठीक है। तो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर, ठीक है। तो आपको केयर फुली ये काम करना है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर कोई भी एसिड को आप वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो, ठीक है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। एसिड को आपको पानी में अगर आप डाल रहे हो तो धीमे धीमे डालना है, ना कि एक बार में ऐसे उछल दिए। उछलोगे तो बेटा कोई बात नहीं, आपके जो छिटके आएंगे ना बेटा वो सब जला देंगे, और वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं कि हो सकता है जिस कंटेनर में, जिस फ्लास्क में आप वो रिएक्शन कर रहे हो वो फ्लास्क भी फट जाए, ठीक है। तो द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, ठीक है, स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। अच्छा, स्टरिंग, स्टरिंग करने से क्या फर्क पड़ेगा? जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फ्लास्क है, उसको हिलाते हुए ऐसे ऐसे धीमे धीमे ऐसे ऐसे मैं उसमें हल्का हल्का एसिड डाल रहा हूँ पानी में, क्यों? हिलाने से क्या फर्क पड़ रहा है? तो हिलाने से देखो हो क्या रहा है ना, कि जो हीट एक्सेसिव निकल रही है उस रिएक्शन में वो हाईली एक्सोथर्मिक है, तो हिलाने से वो हीट मैं भी दे रहा हूँ, और वो हीट बेसिकली वो पूरे फ्लास्क में ऐसे फैल रहा है, तो एक जगह नहीं रह के तो वो पूरे फ्लास्क में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जिस कारण से वो फ्लास्क फटेगा नहीं, या वो टेस्ट ट्यूब में अगर आप कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब फटेगा नहीं, ठीक है। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn। वही मैंने बोला, छिटके बाहर आएंगे और आपको जल जाएंगे आप, ठीक है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। मैंने बताया ग्लास फट भी सकता है, लुक आउट फॉर द वार्निंग साइंस, ठीक है, ऑन द कैन ऑफ concentrated sulfuric acid and on the bottom of solid sodium hydroxide pellet, ठीक है। ये वार्निंग साइन वहां पे लगा हुआ होगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज concentration ऑफ H2O प्लस पर यूनिट वॉल्यूम सच एज प्रोसेस इज नॉट द डाइल्यूशन, द एसिड और बेस इज कॉल्ड बी डाइल्यूटेड, ठीक है। अब डाइल्यूशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। डाइल्यूशन क्या है ना, बेसिकली दो टाइप की चीजें होती है, दो टाइप के एसिड या बेस होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट को मैं अब आपको कैसे समझाऊं, जैसे सपोज करो एक मिल्क
अभी अभी मैंने गाय से निकाला है, तो वो मिल्क जो है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी उसमें अभी प्योर मात्रा में सिर्फ मिल्क ही है, यानी प्योर मात्रा में इसी चीज को मैं एसिड के साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ रिलेट करके देखो, ये प्योर मात्रा में जो एसिड होंगे उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे, और उसी के अंदर अगर उसी दूध में मैं पानी मिला देता हूँ तो वो डाइल्यूट मिल्क कहेंगे या डाइल्यूट। और अगर उसी को मैं रिलेट करूँ एसिड के साथ, तो अगर प्योर एसिड है, इसमें सिर्फ एसिड है, उसको मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड करूंगा, पर अगर मैं उसके अंदर पानी मिक्स करता हूँ या पानी के अंदर एसिड मिक्स करता हूँ तो उसको हम डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस कहेंगे। समझ रहे हो? डाइल्यूशन आपको समझ में आया? यानी पानी के, अगर पानी उसमें मिक्स होता है तो वो डाइल्यूट मैं उसे कहूंगा। समझा? वो डाइल्यूट हो गया, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बचा, उसके अंदर मिक्स हो गया, कोई पानी मिक्स हो गया। ठीक है, तो जो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली पानी के इर्द गिर्द होता है। ठीक है, अगर उसके अंदर हम वाटर मिक्स करते हैं तो डाइल्यूट होते जाता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, एसिड इन अदर प्लेनेट, एसिड इन अदर प्लेनेट, यहाँ पे वीनस प्लेनेट की बेसिकली बात हो रही है। जो वीनस प्लेनेट जो है ना, वो काफी, वो देखो, ये इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली उसका जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड वहां पे प्रेजेंट होते हैं। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट? आपको लगता है कि एसिडिक प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा? नो, बट यस ऑल्सो, कि जो कितने सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं ना जो एसिडिक कंडीशन में भी जिंदा रहता है। ठीक है, और तो मे भी कर भी सकता है, मे भी नहीं भी कर सकता है। ठीक है, एसिड इन अदर प्लेनेट, ये वाला ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट की अब हम बात करते हैं, तो नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली एक पत्तों की बात हो रही है। नेटल प्लांट है, नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस, हर्ब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन वाइल्ड, ये जंगल में उगते हैं। इट लीव्स हैज स्टिंगिंग हेयर, इनमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं। ठीक है, which cause painful stings when touched accidentally। ठीक है, इसके पेनफुल स्टिंग्स होते हैं, यानी इनके जो नोक होते हैं वो काफी पेनफुल होते हैं। ठीक है, दिस इज ड्यू टू मिथेनॉइक एसिड सेक्रेटेड बाय देम। ठीक है, तो क्यों पेनफुल होते हैं? क्योंकि उसके अंदर मिथेनॉइक एसिड होता है। मिथेनॉइक एसिड क्या है? क्या है बताओ बेटा? मेथेनॉइक एसिड बेसिकली एक एसिड है। तो ठीक है, अगर वो आपको चुभ जाता है तो आपको क्या होगा ना, क्या ट्रेस, आप, सिंपल सी बात है, अगर एसिड आपको चुभ गया तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना आपको वहाँ पे, मे बी इरिटेशन हो, मे बी जलन हो, मे बी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस चीज को सही करने का रेमेडी क्या है? तो ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट। ठीक है, डॉग प्लांट एक आता है, उससे अगर उसके लीफ से उस जगह को रफ कर दिया जाए, रब कर दिया जाए, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल वाइल्ड। ठीक है, अब देखो नेचर कितना सुंदर है वो देखो, समझो आप। एक नेटल प्लांट है जो एसिडिक है। ठीक है, नेटल प्लांट एसिडिक है, जंगल में उगते हैं, और वो आपको चूक जाता है। आप जंगल में गए, जंगल में खो गए, मैन मैन वर्सेस वाइल्ड आप कर रहे थे, आप जंगल में गए, जंगल में आप गए, जंगल में आप खो गए, आपको नेटल प्लांट चुभ गया। तो आपने पढ़ रखा है कि नेटल प्लांट क्या होता है, एसिडिक होता है, और उसी के पीछे डॉग प्लांट उगता है, उसी के पीछे उगता है। हाँ, देखो ये लिख रखा है ना कि विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, वो उसी के पीछे उगता है, और वो उस चीज का एंटीडोट है। मतलब अगर आपको नेटल प्लांट चूक जाता है वो एसिडिक होता है, अगर, और उसी के पीछे एक प्लांट उगता है, डॉग प्लांट, उसके पत्ते को अगर आप वहां पे रगड़ लेते हो जहां पे आपको चुभा है, तो आप सही हो जाओगे। ठीक है, आपको ठीक हो जाएगा। तो अब आप गैस कर सकते हो कि जो डॉग प्लांट होगा वो कैसा होगा। बेसिक, सिंपल सी बात है, वो बेसिक होगा, तभी तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा उस एरिया को। समझ रहे हो? तो डॉग प्लांट कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट इज। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। तो देखो नेचर कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में हम विनेगर देखते हैं, तो विनेगर कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? एसिडिक एसिड। ऑरेंज के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, सार मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बेसिकली ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग, यानी जो चींटियां होती है, अगर वो काटती हैं तो मिथेनॉइक एसिड बेसिकली आपके अंदर देती है। नेटल स्टिंग के अंदर क्या होता है? नेटल भी एक, उसके स्टिंग में भी मिथेनॉइक एसिड ही होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ एसिड लिख रखे हैं, इसको हमें तोड़ना है, तो चलो तोड़ते हैं यार, तोड़ने में मजा तो आता ही है। ठीक है, तोड़ते हैं।
देखो HNO3 कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस, ऐसे टूटेगा। सही है। H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। CH3COO माइनस प्लस H प्लस, क्योंकि सारे एसिड H प्लस देते हैं। तो अच्छा, तो ये तीनों तो एसिड थे, इसीलिए मैंने इनको ऐसे तोड़ दिया H प्लस H प्लस में। यहाँ पे ये सारे ये तीनों जो हैं वो एसिड थे, इसीलिए इन तीनों ने देखो कह सकते हैं कि इन तीनों ने H प्लस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों ने H प्लस दे दिया। अब हम देखते हैं, अच्छा CH3COOH जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो और इसको मार्क करो यार, ठीक है। तो पहले तो इसको मार्क करो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों, क्योंकि CH3COOH है ना, आपको हो सकता है पहली नजर में देखने में ये आपको एक बेस जैसा फील हो, ये बेस लगे। कितने लोग तो इसको पता है ऐसे तोड़ देंगे, CH3CO प्लस प्लस OH माइनस, कितने लोग इसको ऐसे तोड़ देंगे, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। इसको ऐसे नहीं तोड़ेंगे, एक सेकंड में इसको नीचे ले लेते हैं हम इस पोर्शन को। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तरीका है ना, ये गलत है। कितने लोग इसको ऐसे तोड़ेंगे, कितने लोग इसको ऐसे भी तोड़ देंगे, CH3CO माइनस प्लस OH माइनस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये एक बेस नहीं है। ये जो दोनों केस किया ना, ये दोनों बेस के केस में ऐसे टूटेंगे, तो ये दोनों ही गलत है, ये पूरा ही गलत है, ठीक है। ये CH3COOH इसीलिए मार्क करके याद रखना कि दिस इज अ एसिड, दिस इज एन एसिड, इट इज नॉट अ बेस, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब जो दोनों बचे ना, ये भी बेस है और ये भी बेस है, ठीक है। ये दोनों क्या है, बेस है। अच्छा, तो बेस है तो कैसे टूटेगा, सिंपल सी बात है, K प्लस OH माइनस और Mg प्लस और OH माइनस, ओके, सो दैट्स ऑल। अच्छा हाँ, और कहोगे कि यहाँ पे तो दो OH है, तो यार बैलेंस कर दो, हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये टूटेंगे। अब चलो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जिस टॉपिक का नाम है, ठीक है, क्या नाम है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे बेसिकली हम किस चीज की बात करेंगे कि कौन सा एसिड कितना ताकतवर है या कौन सा बेस कितना ताकतवर है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड कितना ताकतवर है और कौन बेस कितना ताकतवर है, तो सबसे पहले हम पीएच स्केल की हम बात करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको मैं अभी बाद में समझाता हूँ, पहले पीएच स्केल की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, एक अज्यूम करो देयर इज अ स्केल, ठीक है, एक स्केल है, वहां पे क्या है ना कि स्केल में 0 से 14 तक नंबर लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 टिल 14, ठीक है, 14 नंबर तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जो एसिड होता है ना, 0 7 इज न्यूट्रल, 7 एकदम बीचों बीच में वो नंबर आएगा, ठीक है, 7 जो है बीचों बीच में आएगा और वो न्यूट्रल। तो जितने भी सॉल्ट्स है ना, ये आपको 7 के आसपास ही मिलेंगे या 7 पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट इज अ न्यूट्रल, दैट्स व्हाई सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एनीवेज, ठीक है, तो अब 14 नंबर को 14 नंबर को हम प्योर बेस कहेंगे, यानी हाईली बेसिक, और 0 नंबर या 0 नंबर को हम हाईली एसिडिक कहेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही 7 से ये छोटा होने लगेगा, ठीक है, लेस देन पीएच लेस देन 7, वो एसिडिक हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू 7, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और पीएच ग्रेटर देन 7, 7 से अगर बड़ा होगा तो वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ तक आई होप क्लियर हो आपको। अच्छा, ये देखो कि जैसे ही हम एसिड की तरफ टेंड करेंगे, तो एसिड में क्या होता है, H प्लस होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, तो H प्लस बढ़ने लगेगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो घटने लगेगा। ठीक उसी तरह बेस के साइड OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ने लगेगा और H प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन घटने लगेगा, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे ये एक आपको आपके बुक में ये एक मस्त सा ग्राफ दिया हुआ है, ओके, एक ग्राफ को मैं आप समझाता हूँ, देखो, ग्राफ बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इधर, देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, ये क्या बना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ डाल दिया है, और जो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक है, इसको मैंने ये यहाँ पे ले लिया है। तो अब आपको समझ में आया कि ये दोनों ट्राइंगल कहाँ से आए। अब ये दोनों ट्राइंगल को मैं इंडिविजुअली आपको समझा दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो जीरो के साइड जो है, ठीक है, जीरो
के जो साइड में है, हाँ, जीरो के साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, पर वो वीक बेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज वहां पे एसिड ताकतवर होगा तो बेस तो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। और और जैसे ही आप 14 से जीरो की तरफ टेंड करोगे ना, हाइड्रोनियम आयन बढ़ने लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर एसिड तभी बढ़ेगा जब उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा। और 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस उसको कहेंगे और वीक एसिड कहेंगे। गॉट इट? तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड 14 पे कहेंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस उसको जीरो पे कहेंगे, ठीक है। 14 तक जाते समय इस समय हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा, ये वाला OH माइनस आयन बढ़ेगा, और H प्लस की साइड H प्लस बढ़ेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस की तरफ वो जा रहा होगा। सो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया। यानी अगर कोई भी चीज एसिडिक होगा तो पीएच स्केल पे वो लेस देन 7 की वैल्यू दे रहा होगा, कोई भी चीज बेस होगा तो ग्रेटर देन 7 की वैल्यू दे रहा होगा, और अगर कोई भी चीज न्यूट्रल यानी सॉल्ट यानी न्यूट्रल होगा बेसिकली, तो वो 7 या 7 की अप्रॉक्स वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर में समझाता हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये है बेसिकली, ठीक है। पीएच ऑफ सब कॉमन सब्सटेंस एंड पेपर कलर, देखो, सोर्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। बेसिकली ये एसिड बेस और हर कॉन्सेंट्रेशन पे, पीएच के हर कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कलर दिखाता है। जैसे बहुत ही ज्यादा अगर वो जीरो पे होगा यानी हाईली एसिडिक, यानी उसको रेड कलर से, फिर जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे ना, आपको देखो रेड वाला जो शेड है वो घटते जाएगा और ग्रीन वाला शेड आ जाता है यहाँ पे बीच में। ग्रीन वाले शेड के बाद यहाँ पे एंड एंड में ब्लू वाला शेड आपको दिखने लग जाता है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर से मिलके ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बना हुआ है, ठीक है। गॉट इट? ओके। सो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। पीएच हमारे रोजाना जिंदगी में हमें कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो है, मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने इस चीज को उठाया है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में जितनी भी पॉइंट लिखी हुई है वो सारे पॉइंट को एकदम काफी अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे समझने में और यहाँ पे याद रखने में ज्यादा आसानी होगी इस चीज से। देखो, अभी आप देखो, प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव, ठीक है। प्लांट और एनिमल आर पीएच सेंसिटिव कैसे? अगर जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी या किसी भी प्लांट की बॉडी, वो एक पीएच रेंज में काम करती है, ठीक है। मतलब इस पीएच से इस पीएच रेंज के बीच में होगी तो ही आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, ठीक है। जैसे अगर चलो अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ पीएच का काम हो रहा है, तो कहाँ कहाँ पीएच का काम हो रहा है, यानी जहां जहां एसिड और बेस आ रहा होगा वहां वहां पीएच का काम हो रहा होगा। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको मैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस में मैं आपको डाइजेशन जब समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में निकलता है खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो उस समय उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी कुछ पीएच होता होगा, तो वहां पे पीएच काम कर, ठीक है। देखो, अब हमारी बॉडी है ना 7 to 7.8 पीएच के रेंज में हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन के बारे में आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, शायद 8th या 7th में। तो एसिड रेन बेसिकली कब होता है? जब अगर पानी बारिश में आ रहा है, उस पानी का अगर पीएच 5.6 से कम हो, तब उसको हम कहते हैं एसिड रेन। ओके। अब पीएच ऑफ सॉइल की हम बात करते हैं, तो पीएच ऑफ सॉइल में देखो, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक, वही वाली बात है कि प्लांट को भी एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत है ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे जरूरत है, तो मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन आवर डाइजेशन। ड्यूरिंग डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। इन डाइजेशन, सॉरी, ड्यूरिंग इन डाइजेशन, जब अपच होता है, मतलब जब खाना अच्छे से पचता नहीं है, जब अच्छे से डाइजेशन होता नहीं है, तो हमारा स्टमक क्या करता है, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है ना, अगर खाना पच नहीं रहा है तो क्या करेगा? स्टमक ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा उस खाने को पचाने के लिए। और जब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, हमारे पेट में हमें पेन होगा और इरिटेशन होगा, ठीक है। एसिडिटी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, पीपल यूजेस एंटा एसिड माइल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सेस अच्छा एसिड। तो अच्छा, अब बताओ मेरे को, पेट में जैसे ज्यादा एसिड हो गया तो अब मुझे उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, बेस डालूंगा। तो बेस जो हम डालते हैं, तो मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करता हूँ, एक टैबलेट आती है एंटा एसिड उसका नाम होता है। जनरली हम इनो पीते हैं, तो इनो बेसिकली क्या होता है, वो भी एक एंटा एसिड ही है, वो भी वो पिए, मतलब बेसिकली इनो इज अ बेस एंड व्हेन इट गेट्स इन आवर स्टमक इट न्यूट्रलाइज द एसिड इन आवर स्टमक, ठीक है। तो दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब पीएच चेंजेस एज कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है। हमारा दांत जो सड़ता है, ठीक है, वो भी पीएच के कारण सड़ता है। तो टूथ डिके
स्टार्ट्स व्हेन पीएच, ठीक है, अगर इससे कम हो जाता है, 5.5 से कम हमारा पीएच हो जाता है, ठीक है, 5.5 से कम हो जाता है हमारा पीएच, तो हमारा माउथ काफी ज्यादा हाईली एसिडिक हो जाता है, और हाईली एसिडिक के कारण हमारे दांत सड़ने लगते हैं। गॉट इट? ओके। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, टूथ जो हमारे दांत का जो इनेमल है वो किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, ठीक है, आपको पता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, जो इनेमल है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट कोरोड्स व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट पानी के साथ नहीं मिलता है, ठीक है, बट वो खराब होता है, वो कोरोड होता है, कोरोजन मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा रखा है, ठीक है, तो वो कोरोड होता है, ठीक है, कोरोड होता है अगर उसका 5.5 से नीचे पीएच चला जाएगा, ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं और उसके कारण दांत खराब होते हैं अगर वो एसिड का पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तब, ठीक है। यूजिंग टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट क्या होता है? बेसिकली बेसिक होता है, इसलिए पता है सुबह सुबह हम उठते हैं तो हम टूथपेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो बेस होता है, और हमारे माउथ में जो सुबह सुबह सलाइवा बहुत पूरी रात की वजह से जो लार जो थूक जमी हुई होती है, जो सलाइवा होती है, वो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, तो जो सुबह सुबह आप जो ब्रश करते हो ना, टूथपेस्ट यूज करते हो, वो बेसिक होता है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, टूथ डीके कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। अब देखो फिफ्थ जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है पीएच इन एवरीडे लाइफ का, कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल व्हेन प्लांट थ्रू केमिकल वेरफेयर, वॉरफेयर, मतलब जो एनिमल्स कैसे पीएच और एसिड और बेस को यूज करते हैं अपने बचाव के लिए, ठीक है। देखो, बी स्टिंग लीव्स ऑन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, जैसे कोई भी इंसेक्ट ने आपको, जैसे कोई भी इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया, ठीक है, और आपको इरिटेशन हो रहा है, तो यूज अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा और स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अभी आपको मैंने ऊपर भी बहुत सारे एसिड के नाम बताए थे, मिथेनोइक एसिड एंड, तो बेसिकली जब कोई इंसेक्ट काटता है तो बेसिकली वो करता क्या है ना, इंसेक्ट आपके अंदर एसिड, जो उनकी जो स्टिंग होती है उसके अंदर एसिड होता है, तो स्टिंग एसिड आपके ऊपर मार देता है, ठीक है। तो अब उसको काउंटर करने के लिए क्या करोगे आप? वहां पे ना माइल्ड बेस यूज करो, सपोज जैसे कभी भी काटे ना तो वहां पे सबसे पहले बेसिक बेकिंग सोडा, या बहुत सारे घरों में टूथपेस्ट यूज कर देते हैं कहीं पे भी अगर कुछ हो जाए तो, ठीक है, तो वो उस एरिया में रिलीफ दे देगा, ठीक है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन पेन रबिंग विद डॉग प्लांट गिव रिलीफ, ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले ही, इसके पहले भी मैंने बता दिया था कि नेटल प्लांट में मिथेनोइक एसिड होता है, जो जंगल में अगर आपको चुभ जाए तो उसके पीछे एक डॉग प्लांट उगता है, वो बेसिक होता है, उसके पत्तों को अपने उस एरिया में रगड़ लो, ठीक है, रब कर लो। ओके, सो अब हम आ चुके हैं अपने सॉल्ट वाले पार्ट, ठीक है, इस चैप्टर को हम नियर अबाउट 60% या 70% यहाँ तक खत्म कर चुके हैं, सॉल्ट पे आ चुके हैं हम, लास्ट टॉपिक, नॉट लास्ट बट लास्ट है, ठीक है। तो देखो अभी एसिड, अच्छा सॉल्ट बनता है कैसे? एसिड और बेस को हम मिला देते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है, दोनों ही ताकतवर हैं तो न्यूट्रल बनेगा। पर अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जिसका पीएच थोड़ा सा 7 से कम होगा। अगर वहीं पे बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, देखो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग हो गया और एसिड वीक हो गया, तो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा और उसका पीएच 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम यहाँ पे फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट देखो पहले तो यहाँ पे समझो, सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन यानी पॉजिटिव पार्ट, एनायन यानी नेगेटिव पार्ट, ठीक है। जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एसिड से आता है। अब क्यों एसिड से नेगेटिव पार्ट आता है? क्योंकि एसिड जब टूटता है तो H प्लस तो निकल जाता है, तो पॉजिटिव पार्ट तो H प्लस ही हो गया, तो जो बचा वो नेगेटिव पार्ट तो वो एसिड में आ जाता है, वो एनायन बन जाता है। और इसमें OH माइनस बेस से निकलता है तो वो तो निकल गया, तो बचा कैटायन, तो कैटायन, तो एनायन और कैटायन मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। एनायन एसिड से आता है, कैटायन बेस से आता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, इसमें से OH माइनस तो निकल के चला गया और इसमें H प्लस निकल के चला गया। अब देखो ये यहाँ पे NaOH से आया है, ठीक है, और ये HCl यहाँ पे से H निकल के चला गया। अच्छा, ओके ओके, ये थोड़ा सा मैं इसको है ना उल्टा कर देता हूँ, देखो ये जो है ना, ये एरो की डायरेक्शन जो है वो गलत है, देखो ओके, हम्म, ठीक है, सो दैट्स इट।
हाँ, अब देखो यहाँ पे जो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात हो रही है ना, तो अगर एक ही कैटायन के जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सारे एक फैमिली के कहेंगे, एक ही एनायन के भी अगर एक सॉल्ट्स होंगे तो उनको भी एक फैमिली का कहा जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। पोटेशियम सल्फेट, अच्छा आपको मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंपाउंड बनाना भी सिखाया था, तो आई होप सो आपको आता हो। ठीक है, पहला बोलो, नाम बोलो। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट को हम कैसे लिखेंगे, के। ठीक है, पोटेशियम और सल्फेट, SO4 2 माइनस और ये प्लस, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये कैसे बन जाएगा, K2SO4। सही है, सही है। दूसरा है सोडियम सल्फेट, मैं एक साथ सारे लिख देता हूँ जल्दी से, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करना मुझे सही नहीं लगता। सो ये इतने हैं आपके, ये यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए हैं ना, ये सारे नामों को मैंने नीचे लिख दिया है। अब इसमें से हमें एक फैमिली के बताने हैं। देखो मैंने क्या बोला आपको, जो सेम जैसे ये देखते हैं। देखो SO4 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 SO4। ठीक है, यहाँ पे देखो Na और यहाँ पे ये क्या था, अमोनियम क्लोराइड है क्या, हाँ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये जितने हैं, ठीक है देखो, ये वाले जितने भी हैं ये एक फैमिली के हैं, क्योंकि इनका क्या सेम है, एनायन सेम है। ठीक है, और जो ये वाले हैं इनके कैटायन सेम है, तो इनको भी मैं कह सकता हूँ कि ये भी सेम फैमिली के हैं। ठीक है, अच्छा NH4Cl का क्या, कुछ भी सेम नहीं है, ना ही कैटायन सेम है ना ही एनायन सेम है, तो ये अलग फैमिली का हो जाएगा। तो मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, NH4Cl। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फैमिलीज, है ना, दैट्स इट, इसमें इतना ही था। तो दिस वाज ऑल अबाउट फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, आगे चलते हैं। सी वाटर कंटेन, देखो यहाँ पे अभी ये चीज को समझो कि सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट्स dissolved in it. Sodium chloride is separated from this salts। ठीक है, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम उसी सी वाटर से निकालते हैं। नमक, सिंपल सी बात है, कहाँ से निकालते हैं यार, सोडियम क्लोराइड इज बेसिक सॉल्ट। जो आपके घरों पे मिलता है उसको हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ही कहते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डिपॉजिट सी में मिलते हैं। दिस अलग अलग पार्ट में, दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ठीक है, जो आपके घर पे जो नमक आता है ना, वो व्हाइट कलर का होता है, पर ये जब निकाले जाते हैं ना तो ये ब्राउन कलर के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गंदगी होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट में से ही पहले वो रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है तो वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्राउन कलर रॉक सॉल्ट बेसिकली सिंधा नमक, ठीक है, ये सब नमक का आपने नाम सुना होगा। बेसिकली वो क्या होता है, वो रॉक सॉल्ट होता है। ठीक है, सेंधा नमक जनरली पाकिस्तान, सिंध रीजन में ज्यादा मिलता है। ठीक है, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड अप। ठीक है, बाइगॉन एजेस का मतलब होता है बहुत ही पुराने टाइम के। ठीक है, मतलब ओल्ड मान लो आप, ये दोनों का मतलब है ओल्ड, सीज ड्राइड अप मतलब जो पुराने, जब समुद्र सूखे थे। ठीक है, तो उसमें से ही हमें बहुत ज्यादा बेड्स, यानी बेड से बहुत ज्यादा हमें रॉक सॉल्ट्स मिले। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। ठीक है, तो जो रॉक सॉल्ट है उसे कोल की तरह, मतलब काफी कोल की खदानें होती है, वैसे ही इसे भी निकाला गया। ठीक है, खदानों में से, खदानों के जैसे ही। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब NaCl यानी जो कॉमन सॉल्ट है उससे कितने सारे केमिकल्स बनते हैं और उनके क्या हमें डे टू डे लाइफ में यूजेस है, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो है, ठीक है, NaOH, दूसरा है CaOCl2, NaHCO3, Na2CO3.10H2O और CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं और इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये जो सारे केमिकल्स हैं ये सारे के सारे कॉमन सॉल्ट यानी NaCl से ही बने हैं। ठीक है, ठीक है, पहला NaOH है, हम NaOH को अब थोड़ा डीप में जाएंगे। ओके, सो NaOH में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में अब हम डीप में जाए, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब अच्छा, ब्राइन, यहाँ पे ये वर्ड है ब्राइन। ब्राइन इज बेसिकली नमक वाला पानी। ठीक है, ब्राइन इज बेसिकली नमक वाला पानी। तो तो नमक वाले पानी से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH, तो NaOH वो बना लेता है। और इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों, क्योंकि उसमें बनता क्या है, NaOH बना। ठीक है, पहले तो मैंने बताया NaOH बनेगा, तो NaOH क्या है, बेस है।
तो बेस को ही हम एल्केली भी कहते हैं, ऊपर ही मैंने बताया है अभी, ठीक है। तो एल्कली यानी एल्कली बन रहा है, इसके लिए हम एल्कली वर्ड तो आपको समझ में आया, क्लोर यानी क्लोरीन भी बन रहा होता है, इसलिए उसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। प्रोडक्ट में क्लोरीन और NaOH हमें मिलता है, ठीक है। अभी ये देखो, ये रिएक्शन होता है कि NaCl को जब हमने पानी में डाला है, यानी नमक वाले पानी को जब हमने रिएक्ट करवाया है, तो NaOH Cl2 और हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है। ये रहा हुआ एक्सपेरिमेंट होता हुआ, ठीक है, कि यहाँ से नमक वाला पानी हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो एनोड और कैथोड की रॉड लगी हुई है, इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी ना, तो जो NaCl है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये रहा Cl माइनस और ये रहा Na प्लस, और जो पानी था वो भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो और पानी जो है वो भी टूटेगा, तो वो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो ये रहा H प्लस और ये रहा OH माइनस, ठीक है। तो ये रहा, तो अब Na और OH ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे ब्राइन कंटेनिंग NaOH, और इसके जो यूजेस हैं वो लिखे हुए हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस है, जो ये H प्लस जो है वो H2 गैस बना के यहाँ से निकल जाएगा, ये रहा, और जो Cl माइनस है वो Cl2 बना के यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अच्छा, Cl2 के यूजेस पहले हम देखते हैं, तो Cl2 कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ तीन चीजें हमें मिली, NaOH, ठीक है, ब्राइन कंटेनिंग NaOH यानी नमक वाला पानी जिसके अंदर NaOH हमें मिला, ठीक है, दूसरा हमें हाइड्रोजन गैस मिला और तीसरा हमें क्लोरीन गैस मिला। अब देखो क्लोरीन गैस का यूज कहाँ पे है, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। क्लोरीन गैस आपको स्विमिंग पूल, क्लोरीन पता है कहाँ कहाँ यूज होता है, क्लोरीन को स्विमिंग पूल्स में मिल जाएंगे, जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो कलर देखना उसका ब्लूइश कलर होता है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की वजह से होता है, ठीक है। तो देखो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है क्लोरीन वाटर, ठीक है, स्विमिंग पूल्स में होता है यूज, PVC में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट्स यानी पानी को साफ करने के लिए यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज होता है, और पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है वो फ्यूल्स में यूज होता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल में यूज होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। मार्गरेन में यूज होता है, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है हाइड्रोजन। अब हम NaOH, ब्राइन कंटेनिंग NaOH की हम बात करें, तो डी ग्रीजिंग मेटल, एक होता है ग्रीजिंग, एक होता है नॉन डी ग्रीजिंग। ग्रीसिंग यानी ग्रीस लगाते हैं गाड़ियों में, बहुत जगह ग्रीसिंग यूज होता है, तो अगर ग्रीस हटाना है किसी मेटल पे से तो हम डी ग्रीजिंग यूज होता है, तो उस समय ये काम आता है, ठीक है। दूसरा सोप्स और डिटर्जेंट्स में यूज होता है, ठीक है, ब्राइन। तीसरा है पेपर मेकिंग, यानी पेपर बनाने में यूज होता है। तीसरा है आर्टिफिशियल फाइबर्स में यूज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या, हम ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 की अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ होता क्या है कि ये बनता कैसे है, प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम, ठीक है। बेसिकली हम क्लोरीन को स्लैग लाइम से रिएक्ट करवाते हैं, तो CaO से Cl2 बनता है, ठीक है, और साथ में पानी निकलता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अब यूजेस की अब हम बात करते हैं, तो ब्लीचिंग, ठीक है, सबसे पहले ब्लीचिंग में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर है तो यार ब्लीचिंग में यूज होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों की इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री में मतलब क्या, कपड़े को ही साफ कर रहे होंगे, ब्लीच कर रहे होंगे, तो कॉटन, लिनन, लिनन, कॉटन, लिनन, ये सब को साफ करने के लिए यूज होता है ब्लीचिंग, ब्लीच करने के लिए यूज होता है। और दूसरा पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है, पेपर फैक्ट्रीज में पेपर किस चीज से बनता है, वुड, लकड़ियों के छाल से बनता है, तो उसको ब्लीच करने के लिए भी यही यूज होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे मतलब रिडॉक्स में मैंने आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझाया था, ठीक है। तो वहीं पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, उसके तौर पे इसी को, ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है, CaOCl2 को यूज किया जाता है। और तीसरा डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी को गंदे से साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ठीक है। अब NaHCO3 बेकिंग सोडा, ठीक है, ये भी आपके घरों में देखने को मिलता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब ये देखो, पहले बनता कैसे वो देख लेते हैं, तो नमक को पानी में डाला, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड डाला और उसके साथ ही साथ अमोनिया डाला, ठीक है। तो जब हम इतना डाले तो अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और साथ ही साथ हमें बेकिंग सोडा NaHCO3 बनते हुए मिलेगा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को अगर मैं आगे इसको और हीट करूँ तो वो Na2CO3 दे देगा, यानी सोडियम कार्बोनेट दे देगा, वाटर दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, ठीक है। और मैं, अच्छा, बेकिंग सोडा को मैं हीट क्या रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, तो जी हाँ, बेकिंग सोडा बिल्कुल वो खाने बनाने के लिए यूज होता है, तो वो हीट होगा, ठीक है। तो वो क्या बना देगा, पहले सोडियम कार्बोनेट बनाता है, उसके बाद उसके साथ पानी रिलीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, ठीक है। बेकिंग सोडा कहाँ का यूज होता है, ठीक है, पहले ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, ठीक है। बेस जो होता है ना वो करोसिव होता है, कोरोसिव यानी कोरोजन क्रिएट करता है, बट ये
नॉन कोरोसिव है, ठीक है, ये कोरोजन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक माइल्ड बेस है ये, उतना ताकतवर बेस नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, समझ रहे हो ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, ये दोनों को मैं जब मिक्स करूंगा तो बेकिंग पाउडर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, टार्टरिक एसिड ही क्यों मिक्स किया? क्योंकि ये एडिबल एसिड है, ठीक है, ये खा सकते हैं, ऐसा एसिड है। तो देखो बेकिंग पाउडर इज हीटेड, अच्छा बेकिंग पाउडर तो मैंने बना लिया। बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर टू प्रोड्यूस CO2 व्हिच कॉजेस ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जनरली हम उसको हीट करते हैं या उसको पानी के साथ हम मिक्स करते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से अगर आपने केक या ब्रेड खाया होगा, जो कि ऑब्वियसली खाया होगा, उसके वजह से ही ये चीज सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है, ब्रेड और केक। या फिर इडली में भी बेकिंग सोडा यूज होता है उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब NaHCO3 को अगर हम देखो, अच्छा यहाँ पे H प्लस मैंने ऐड किया, H प्लस ये किसी भी एसिड से आ रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वो H2O और वही जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड, वो जो भी एसिड आप डालोगे वो बना देगा। ठीक है, अब हम सेकंड यूजेस की इसकी बात करें तो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड में भी ब्लीच बेकिंग सोडा यूज होता है। एंटासिड मैंने आपको बताया जो आपके पेट में जाके आपके जो एसिडिटी हो चुकी है आपके पेट में उसको न्यूट्रलाइज करता है, उस टैबलेट को या उस चीज को हम एंटा एसिड कहते हैं। ठीक है, यूज इन ऑल्सो सोडा एसिड और फायर एक्सटिंग्विशर्स। बेकिंग सोडा सोडा एसिड्स में भी यूज होता है, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। ठीक है, ओके। अब हम चौथी की बात करेंगे Na2CO3.10H2O, यानी वॉशिंग सोडा की बात हम करेंगे, वॉशिंग सोडा। ठीक है, मतलब जो सोडा धोने के काम आता है। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा इट इज बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये था, इसके साथ मैंने क्रिस्टलाइजेशन कर दिया। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ना, चलो मैं पहले क्रिस्टलाइजेशन ही आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने समझा रखा है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन देखो, इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, किसी भी सॉल्ट के एक फार्मूला यूनिट में कुछ पानी प्रेजेंट होता है, वो जो पानी प्रेजेंट होता है ना उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे CuSO4 में ये .5H2O है ना, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे कि अगर ये मॉइस्ट यानी अगर भींगा हुआ होगा ना तो ये ब्लू कलर का होता है, CuSO4.5H2O ब्लू कलर का होता है, पर अगर ये ड्राई हो जाता है तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ये जला के मतलब इसको हीट अप करके CuSO4.5H2O को हीट अप करके 5H2O हटा दो और ये सिर्फ CuSO4 बचेगा तो वो व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, अब Na2CO3.10H2O, जो 10H2O है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो दिस वाज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये .2H2O भी, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है। तो आई होप आपको वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे वही है कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। ठीक है, हम रिक्रिस्टलाइजेशन अगर हम सोडियम कार्बोनेट का करवा दे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। अब देखो Na2CO3 को हमने 10H2O दे दिया तो वापस से वो वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो गया। अब इसका यूज कहाँ पे? ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज है। बोरेक्स बनाने में यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, यानी साफ करने में भी यूज होता है। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ, तो यही यूज होता है वॉशिंग सोडा। अब CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जो आपके घर के छतों पे लगा हुआ होगा, जरूर लगा हुआ होगा, नहीं लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, लग जाएगा यार। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स, ठीक है, इसका नाम है। देखो कैल्शियम ये रहा, सल्फेट ये रहा, और हेमी यानी आधा, और हाइड्रेट्स यानी ये हो गया। सो दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है ना कि हम जिप्सम होता है ना, जिप्सम CaSO4.2H2O एट 373 केल्विन, 373 केल्विन यानी कितना हुआ? ठीक है, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी उबल जाता है, तो पानी सारे इसके अंदर से निकल जाते हैं एंड बिकम्स POP। तो सारा पानी निकल जाता है? नहीं, .2H2O पे .12H2O हो जाता है, सारा नहीं निकलता। इट इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। ठीक है, तो जो POP होता है ना वो व्हाइट पाउडर होता है, और उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है वापस से। ठीक है, CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O गिव्स CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है।
ये जिप्सम है और ये है पीओपी। तो पीओपी से जिप्सम कन्वर्ट करने का ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जिप्सम, अब इसके यूजेस बता देता हूँ आपको। सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है, मतलब जो पट्टा लगता है ना, अगर आपका सपोज करो हाथ टूट गया तो क्या होता है, वो बेसिकली पीओपी होता है। ठीक है, और फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन, डेकोरेटिंग आइटम्स, ठीक है, और फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ, किसी सर्फेस को चिकना बनाना है तो इसके लिए भी पीओपी यूज होता है। सो एट द एंड दिस चैप्टर एंड्स ओवर हियर ओनली। ठीक है, चैप्टर हो गया है समाप्त। अब हम थोड़ी सी एक्टिविटीज की तरफ नजर मार लेंगे। एक्टिविटीज एक्टिविटीज भी मैंने कुछ है नहीं आपके पास उतने खास। ठीक है, कुछ कुछ एक्टिविटीज होंगे। एक ये वाला एक्टिविटी था, ये मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, ये वाला एक्टिविटी में ये वाला रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्शन भी मैंने आपको समझा दिया है ऊपर ही। ओके, और कुछ बचा? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता रहा है कि एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया कि एसिड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, यहाँ पे एसिड HCl गैस को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसमें भी कुछ खास नहीं, ये भी मैंने वार्निंग साइन भी मैंने कवर करवा दिया है, ये भी अपने ने ले लिया है, ये भी डन। ओके, ये भी हो गया है। ये गांधी जी वही है कि कॉमन सॉल्ट NaCl, नमक आंदोलन, सॉल्ट। ठीक है, नमक आंदोलन आपने SS में पढ़ा होगा, सोशल साइंस में। दांडी मार्च जो किया था गांधी जी ने वो बता रखा है। ये भी मैंने आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी अच्छे से समझा दिया है। रिमूविंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे निकालेंगे? अरे वो पानी है यार, तो उसको 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे बस उसको हीट कर दो तो पानी निकल जाएगा, तो हो गया यार, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, वही यहाँ पे बता रखा है। और दैट्स इट, आपका चैप्टर होता है एंड यहाँ पे समाप्त। और आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट में लिखो। अगर नहीं समझ में आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करने का ट्राई करूंगा। अच्छा, अब हम चैप्टर करवा कैसे रहे हैं? चैप्टर हम कैसे करवा रहे हैं कि हर वीक एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट होते जाएगा। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। हर वीक एक एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा और ऐसे करते करते दिवाली तक बेसिकली साइंस का आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, और मैं मैथ्स के भी लेक्चर्स लाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैथ्स बेसिकली मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं किसी और टीचर को लाने का ट्राई कर रहा हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Goodbye.